बड़े ध्यान से सुना करो हमेशा। और आपके किसी भी कमेंट्स का जवाब देने के लिए प्यारे बच्चे इस क्लास में आई एम रियली सॉरी कि आप कुछ भी पूछेंगे। क्लास के अतिरिक्त कोई डाउट है, कुछ आपको लगता है हमेशा उसके बारे में पूछिए, उसके अलावा महमूद गजनबी, ये बातें हम कल कर चुके थे कि उसको यामीन उद्दौला, सबसे विश्वासी व्यक्ति खलीफा ने कहा। यामीन उल बिल्लाह, मुसलमानों का रक्षक उसको कहा गया। मूर्ति भंजक, मूर्ति तोड़ने वाला। भारत पर आक्रमण उसने 1000 में की, कोई नतीजा नहीं हुआ। यहाँ देखेंगे पहला सफल आक्रमण महमूद गजनवी का जो होता है वो 1001 में। गजनवी कहे या गजनी कहें एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। कई बार बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि गजनी अलग है, गजनवी अलग है। ये दोनों नाम एक ही हैं, क्योंकि गजनी इनकी जगह का नाम था, अफगानिस्तान के समीप वो जगह थी आपका गजनी। इस युद्ध को हम बोलते हैं वह हिंद का युद्ध, जयपाल वर्सेस महमूद गजनवी। और इस युद्ध में जो जीत हुई वो जीत किसकी हुई? जीत हुई महमूद गजनवी। जयपाल का बेटा था एक आनंदपाल। आनंदपाल ने संधि कर ली गजनवी के साथ कि मेरे पिता को छोड़ दो और मैं तुमको कुछ हाथी भेंट में एक गिफ्ट के रूप में दे दूं। तो उन शर्तों को मान जाता है, क्योंकि गजनवी का कोई उद्देश्य सामाजिक रूप से अपने आप को यहाँ स्थापित करना या साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। वो यहाँ राजा बनने नहीं आया था, वो यहाँ कोई एम्पायर बिल्ड करने नहीं आया था। वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए आया था, और उनको जो चीज़ें मिले वो उनको मंजूर रहती। तो इसके बेटे आनंदपाल ने, जयपाल का जो बेटा था, अपने पिता को बचा लिया, कुछ हाथी दे करके, कुछ गिफ्ट दे करके। वो मान भी गए। लेकिन मैंने आपको कल भी बताया जयपाल ने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली इसके बाद में। क्योंकि पहले सुबुक्तगीन से हारा, फिर महमूद गजनवी, दोनों बाप बेटों ने हराया जयपाल को। और मैंने कहा आपसे कि जयपाल कमजोर बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो हमारे यहाँ बचाव होता था, ऐसे समझे, क्योंकि ये लोग अवेयर नहीं हो पाए। अब ये जो सेना होती थी, ये अपने आसपास के पड़ोसी राज्य या पड़ोसी जो राजा था उससे सुरक्षा के लिए इतनी सेना ये रखते थे। ये बाहरी आक्रमण के लिए सचेत ही नहीं थे। कभी वो शक्ति, बोलते ना कि हम सब लोगों की ताकत इकट्ठा रह के है, जैसे लकड़ियों के गट्ठर की एक कहानी सुनाई गई, और वो हमेशा से सिद्ध होती है। वो ये लोग नहीं सीख पाए, वो इनकी हार का कारण बने। ठीक है, चलो भाई। सर चचनामा के लेखक गलत बताए हैं आप। बेटा अश्विनी पांडे ऐसी बातें ना करें, मैंने आपको चचनामा के लेखक कल अली अहमद बताए थे, और जो अबू नाम से लेखक मिलते हैं वो सरासर एक गलत नाम है। उसके बारे में गूगल पे बहुत भ्रामक जानकारी है। अली अहमद ने लिखा है, कुछ जगह आपको मिलेगा चचनामा एक अज्ञात पुस्तक है। तो मेरे दोस्त प्लीज रिक्वेस्ट है, जो पढ़ो उसको ध्यान से बस पढ़ते रहो, रिसर्च का विषय ही नहीं बचेगा। कोई दिक्कत? सर भैया जी खलीफा पद अभी भी है क्या, सचिन कुमार जी पूछ रहे हैं। नहीं प्यारे बच्चे, अब खलीफा पद नहीं है। जब मैं आपको 1999 में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, उस समय मैं आपको बताऊंगा 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने इस खलीफा पद को एकदम से खत्म कर दिया। और जब उसको खत्म करने के लिए कोशिश चल रही थी, तभी तो हमारे यहाँ चला था खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर के 1924। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? आगे चलते। पहला सफल आक्रमण हो गया, कोई दिक्कत? महमूद गजनवी कितनी बार आक्रमण किया है भारत पर? 17 बार आक्रमण किया, कोई दिक्कत? 1005 में इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। ये कुछ इंपोर्टेंट इसके प्यारे बच्चे अटैक हैं जो इसने भारत पर किया। अब इसके आने को आप लोगों को समझना होगा कि ये किस तरह से आया है। 1005 में इसने कहां पर आक्रमण किया है? मुल्तान पर। समझते चलना। भारत का मैप जानते हैं सारे दोस्त? ये जो आपको रेड में दिख रहा है मुल्तान है। भारत का नक्शा शायद आपको दिखाने की जरूरत नहीं, आपके दिल में बसा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये आज का आधुनिक भारत है प्यारे बच्चे। थोड़ा पाकिस्तान की तरफ बढ़ा के बनाता हूं इसको। ठीक है, ये जो जगह है भारत की इस भूमि से मुल्तान है। मैंने आपको बताया कि इन सीमाओं से होकर के कौन आया? आपका गजनवी आया। तो कहां पहुंच चुका गजनवी? सिंध क्षेत्र पर आक्रमण, इस वाले इलाके से आक्रमण करने के बाद ये फिर मुल्तान जाता है। मुल्तान पहुंचा ये 1005 में। ठीक है, मुल्तान के बाद में इसको पता चला लूट के लिए सबसे ज्यादा जो माल इसको मिलेगा, जो सबसे ज्यादा सोना चांदी मिलेगा, वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, क्योंकि यहां पर कांगड़ा देवी का मंदिर था। और ये 1008 में कांगड़ा पहुंच गया। आप पहुंच गया 1008 में, समझना इसके ट्रैक को तुम। 1008 में ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पहुंच गए। मुल्तान, उसके बाद कहां? कांगड़ा। और कांगड़ा में प्यारे दोस्त इसने इतनी जबरदस्त लूट की, जो मैं आपको कल भी बता रहा था कि उस लूट के सामान को 700 मन समझते हो? एक मन में होते 40 किलो, यानी 2800 किलो ये आपका यहां से सोने की सिल्लियां लेके गए। 28 क्विंटल, 7 लाख सोने के ढले हुए सिक्के, जो सिक्के के आकार में थे, हीरे जवाहरात। 20, बोलते हैं कि आपका 20 लाख मन पत्थर ये यहां से ढो करके लेकर घोड़ों पर। और वहां बाजार लगाया गया गजनी में, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग। और ये प्रेरणा मिली इन आक्रमणकारियों को कि भाई हाँ, लूट के लिए सही तरीका ये है। एक चीज तो लूट की हुई,
ये जो मुल्तान था, इस मुल्तान पे प्यारे बच्चे यहाँ थी एक भाटिया जाति, भाटिया या भातिया के नाम से जानते हैं, जिसका पूर्णतः धर्मांतरण करा दिया गया। जो हिंदू थे इनको कन्वर्ट कर दिया गया मुसलमान। ये तलवार के दम पर यहाँ पर कन्वर्जन हुआ सारा का सारा, और भातिया के सारे लोग मुसलमान बना दिए गए, क्योंकि ये लोग एक एजेंडे के साथ में चला था आपका गजनवी कि मैं क्या करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा, और वो एक जो गर्दन हमारे सामने नहीं झुकेगी इस्लाम को मान तो हम काट देंगे, इस एक एजेंडे के साथ में आगे बढ़े। कांगड़ा पे लूट हुई। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीयों का एक पवित्र स्थल था, कांगड़ा एक मंदिर है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो हिंदू आस्था थी उसको चोट पहुंची, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना था कि देवी देवताओं में बहुत शक्ति, और जब पहली बार पता चला कि मंदिर को लूट लिया गया है, तो उसके बाद आप कहेंगे कि भाई जो हमारी आस्था थी उसको बहुत चोट पहुंची कि ये गलत हुआ है। हम लोगों ने, जब ये लोग 712 में आए थे, ये यहाँ पर बसे थे, तो हमने इन लोगों को बसने दिया था, ठीक है आप लोग बस जाओ यहाँ पर। जो लोग कन्वर्ट हो गए थे उनके ऊपर भी कोई प्रभाव हमने नहीं डाला था, तो जबरदस्ती हमने उनसे वापस ये नहीं कहा था कि आप वापस से हिंदू बनो। लेकिन ये धार्मिक स्थलों को तोड़ना ये गलत है। 1008 में कहाँ पहुंच गया? 1008 में ये कांगड़ा पहुंच जाता है। 1008 में नगरकोट जो मंदिर है प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया। 1018 में कन्नौज पर, 1018 में कन्नौज पर, और साथ में कन्नौज के साथ में मथुरा पर भी। यहां पर कौन शासक था? एक गुजर शासक थे यहां पर, राज्यपाल गुजर, जब इसने आक्रमण किया। दिक्कत नगरकोट और कांगड़ा देवी दोनों पर एक साथ हुआ है प्यारे बच्चे। यहां देखना ध्यान से, वापस चलता हूं आपको लेकर के। तो मुझे बताएंगे 1018, तो 1018 से पहले भी कुछ इसके रूट रहे। तो कांगड़ा के बाद में ये आया, सबसे पहले हमारा पवित्र स्थल था थानेश्वर। थानेश्वर जानते हैं आप कहां पर पड़ता है? थानेश्वर जो हरियाणा में पड़ता है, यहां आता है ये 1012 में, ठीक है 1012 में। और ये इतना पवित्र स्थल था, इसको हिंदू धर्म का मक्का भी उस समय समझा जाता था। यहीं के थे राजा हर्षवर्धन जो बाद में कन्नौज गए थे। तो आप लोग समझना प्यारे बच्चे, ये इतना पवित्र था कि गजनवी को इतना पता चल गया था कि अगर यहां आक्रमण के बारे में पता चल गया तो आसपास के लोग इस बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए भारी संख्या में आ सकते हैं। तो गजनवी ने अपने लोगों तक को नहीं बताया कि मैं आक्रमण करने जा रहा हूं, सिर्फ सेनाएं चलती रहीं, और कुछ ही समय पहले उसने आदेश दिया कि थानेश्वर को लूट लो। थानेश्वर की लूट के बाद में यूपी की तरफ बढ़ा, हरियाणा से बाद में, और यहां पर मैंने आपको बताया कन्नौज और मथुरा, भीषण लूट यहां पर हुई। 1018 कहां पहुंच गया? ये आपका कन्नौज और मथुरा के बीच के क्षेत्र को इसने 1018 में लूटा। कन्नौज, कौन शासक है यहां पर बताएं एक बार? राज्यपाल गुजर, गुजर प्रतिहार वंश के शासक थे। मैं आपको बताऊंगा कन्नौज के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुजर प्रतिहार के बीच, जिसमें फाइनल जीत हुई थी गुजर प्रतिहार वंश की। तो इस प्यारे बच्चे क्षेत्र में लगभग जितने 1000 मंदिर थे, 1000 टेम्पल तोड़ दिए गए, 1000 टेम्पल तोड़ दिए गए, उनको अपवित्र किया गया। 10,000 मंदिरों में ये लूट हुई, और लगभग इस समय सेना थी इनके पास 60,000 की, महमूद गजनवी के पास 60,000 अश्वारोही। अश्वारोही का मतलब अश्व यानी कि हॉर्स, घोड़े पर सैनिक। ये लूट चली लगभग 1 महीने तक। राज्यपाल गुजर को जैसे ही पता चला कि कन्नौज आ रहा है महमूद गजनवी, वो कन्नौज को छोड़ करके भाग गया, कन्नौज से फ्लाई अवे कि अब गजनी यहां आएगा तो यहां से भाग जाना चाहिए, ठीक है। ध्यान से देखना, लगातार 10,000 मंदिरों की लूट। और मंदिर, ये मंदिर घर क्यों? घरों में कुछ नहीं होता था, हमारी धार्मिक आस्था थी हिंदू धर्म में, हम लोग चढ़ावा हमेशा से चढ़ाते थे, तो इनको पता था सब कुछ मंदिरों में मिलेगा, इसीलिए मंदिरों में लूट हुई थी। इसके बाद देखेंगे, अब अगला आता है आपका कालिंजर अभियान, जो इसी समय पर हुआ। दरअसल में कालिंजर अभियान क्यों हुआ, इसका एक कारण है। ये राज्यपाल गुजर जो यहां से भाग गए, जैसे ही गजनी वापस लौट गया तो ये वापस से आ गए। अब ये वापस से आ गए तो लोगों में तो इनको लेकर के गुस्सा था कि जब हमें जरूरत थी एक नेतृत्व की, एक लीडरशिप की, तब तुम भाग गए, अब तुम्हारा क्या काम है? तो ये जो विद्याधर है, कालिंजर अभियान, ये कालिंजर का किला आपको पता होना चाहिए, पहले तो नोट करना प्यारे बच्चे कहीं किनारे पर। कालिंजर का किला यूपी के बांदा में पड़ता है। कालिंजर का किला कहाँ है? जो बच्चे बांदा से होंगे उनको गर्व करना चाहिए इस किले पर, भारतीय इतिहास का गौरव रहा है ये किला, बांदा यूपी, ठीक है। तो कालिंजर में जो शासक थे वो थे चंदेल शासक विद्याधर, और विद्याधर के पिता का नाम था राजा गंडा। विद्याधर के पिता थे राजा गंडा।
समझना बात को। ये चंदेल शासक हैं। तो इन्होंने जनता को भड़काया कि ये राज्यपाल गुर्जर जिस समय पर इनको ठहरना चाहिए था उस समय ठहरे नहीं। तो राजा कंडा ने क्या कर दिया, राजा कंडा ने राज्यपाल गुर्जर की हत्या कर दी, क्योंकि इसने शरण ली थी कहां करके, आपका चंदेल शासकों के यहाँ। अब हत्या हो गई तो ये बात का पता चला किसको, गजनवी को। गजनवी को पता चला कि ये बोल रहे हैं कि तुम गजनवी से लड़े क्यों नहीं। उन्होंने बोला अब की बार इन कालिंजर वालों को देखते हैं। तो वो कालिंजर अभियान के लिए चल दिया। तो यूपी में और भी आगे, यानी कि बांदा की तरफ अब की बार उसका आक्रमण होगा। समझ रहे आप किस तरह से कवर कर रहा है वो। कन्नौज आ गया और फिर कन्नौज से कहा अब बांदा की तरफ आया, युद्ध हुआ। तो राजा गंडा ने को ये पता चल गया कि अब गजनवी युद्ध करेगा, क्योंकि गजनवी के लिए चैलेंज था ये। तो इन्होंने एक बड़ी सेना इकट्ठी की, 1.5 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही घोड़े पर सवार। बोले गजनवी को आने दो तो हम देखेंगे। गजनवी आया, लेकिन गजनवी सेना को रिजर्व में रख करके आया। ऐसे 200 सैनिक, पीछे से एकदम से 400 सैनिक, पीछे से फिर 600 सैनिक, ऐसे क्रम से युद्ध उसने। खलबल मच गई एकदम। अब ये जो खलबली मची तो राजा गंडा अपने आप को कालिंजर के किले में बंद कर लेते हैं। और कालिंजर का किला, प्यारे बच्चे, जो एक अभेद दुर्ग माना गया है। अभेद दुर्ग माना जाता है कि इस पर बहुत सारे शासकों ने कोशिश की कि भाई हम इसको अपने अधीन लेंगे, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई भी अधीन नहीं रख पाए। ठीक है, क्या बोलोगे। तो ये कालिंजर का किला था, इसमें राजा गंडा ने खुद को सुरक्षित कर लिया है। और गजनवी इतना मजबूर हो गया, आप समझना, गजनवी के सारे अभियानों में इसको आप एक असफल अभियान गजनवी का कह सकते हो। जैसे किताबों में आप पढ़ते हैं गजनवी हर बार सफल हुआ, ऐसा नहीं है। ये एक अभियान आप असफल कह सकते हो गजनवी को, क्योंकि गजनवी को यहाँ लूट का कुछ हिस्सा नहीं मिला। अब यहाँ लड़े तो लड़े कैसे, आप देख सकते हैं कैसे ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन गजनवी ने वहां डेरा डाली। तो ये विद्याधर जो है, जो उस समय चंदेल शासक थे, इन्होंने संधि की गजनवी से कि ठीक है तुमको कुछ दे देते हैं और निकल जाओ यहाँ से। तो उसको थोड़ा सा लालच, कुछ हाथी दे करके उसको वहां से रवाना कर दिया। ठीक है, कोई परेशानी इस बात में, कोई भी दिक्कत इस बात में, प्यारे बच्चे एक बार बोलेंगे। चलो भाई, इसके बाद में 1025 16वां आक्रमण हुआ सोमनाथ मंदिर गुजरात पर। सोमनाथ, प्यारे बच्चे, जैसे हम पढ़ते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हमेशा से बहुत आस्था रही, और बोलते हैं हमारी आस्था पर ये दूसरा बड़ा आक्रमण हुआ। सोमनाथ के बारे में पता चल गया गजनवी को कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर में बहुत सोना है। यहां उसने अपना अभियान किया, जो कहते हैं कि गजनवी के अभियानों में सबसे बड़ा अभियान था, सबसे बड़ा अभियान। इस समय पर यहां पर चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम थे। हिंदू आस्था को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण यही था जो सोमनाथ मंदिर पर हुआ, यह बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर दरअसल में गजनवी बहुत बड़ी सेना लेकर के नहीं आया। गजनवी लेकर के आया यहाँ पर 30K की सेना, 30,000। कितनी, 30,000 की सेना लेकर के आया। और तुम समझना 50,000 शहीद है सोमनाथ, क्योंकि सोमनाथ को बचाने के लिए लोग इकट्ठा तो होने शुरू हुए, कि सोमनाथ को हम लोग बचाएंगे, लेकिन उसमें बहुत देर हुई। 2 सप्ताह तक गजनवी सोमनाथ में रुका। 2 दिन तक हमारे लोग आगे थे गजनवी से लड़ने में, लेकिन हमारे लोग, प्यारे बच्चे, तलवार और भाले से लड़ रहे थे, जिसको बहुत ज़्यादा धार कर देंगे। और उसके लिए फरिश्ता इतिहासकार ने कहा है कि भारतीयों के पास अगर बहुत अधिक धारदार तलवारें या धनुर्धर या फिर तीरंदाज अगर उस समय होते, तो गजनवी या फिर मुस्लिम साम्राज्य का यहाँ पर अंत हो रहा। लेकिन भारतीयों के पास तलवारें पैनी तक भी नहीं थी, और गजनवी के पास 30,000 एक शानदार धनुर्धर और तीरंदाज थे। 2 सप्ताह तक सोमनाथ को लूटा गया। चमत्कारी तलवार, जिसका यह सिद्धांत था कि बहुत आस्था थी, जब सोमनाथ मंदिर की दीवारों को तोड़ा गया तो वो तलवार नीचे गिर गई। लोगों में हाहाकार मच गया, भैया ये लोग हाथी ही क्यों देते थे, भैया वो सबसे बड़ी विरासत मानी जाती थी, इसलिए। तो क्या बोलोगे, सबसे बड़ा आक्रमण था। और अंतिम आक्रमण इसने 1027 में खोखरों के विरुद्ध किया था। खोखर एक जाति थी जो गुजरात से और सिंध के बीच में रहती थी। इसके कारण थे कि जब ये सोमनाथ से आक्रमण करके गया, तो बीच में हमारे चौधरी साहब थे जाट, उन्होंने कहा जाओगे सारा सामान ले। इसके बहुत सारे सामान को रास्ते में लूट लिया, ले जाते हुए गजनवी, मतलब लुटेरे को ही लूट लिया। अब गजनवी ने सोचा इनके खिलाफ और खोखरों के खिलाफ एक अभियान और करूं। ठीक है, ये बात याद रख ले। अंतिम आक्रमण 1027 में खोखरों के विरुद्ध किया, और 1030 में क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो जाती है, ये बात याद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये गजनवी का टोटल सिलसिला रहा। अब यहां पर हमारे सीखने के लिए कुछ चीजें हैं।
आप कहोगे भैया जो राजा गंडा थे, उन्होंने तो इतनी सारी सेना इकट्ठी कर ली थी। आस-पास के जितने भी क्षेत्र के राजपूत आपके भूजस शासक उस समय के थे, जो उस समय के जाट शासक थे, उन्होंने स्थानीय लोगों ने, जागीरदारों ने उनका बहुत सहयोग किया। फिर भी वो हार गए। इसका कारण था प्यारे बच्चे विश्वासघात। जो वो कालिंजर के किले तक उसको हरा दिया जाता, मैंने बोला ना राजा गंडा ने कालिंजर के किले में शरण ली, उसका कारण रहा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान ने ऐसे बहुत सारे जख्म झेले हैं जिनका कारण सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? विश्वासघात रहा। चाहे वो बंगाल के नवाबों में मीर जाफर जैसे व्यक्ति ने किया हो या हिंदुस्तान के किसी भी अलग कोने में अन्य व्यक्ति हो। क्या बोलोगे? यहाँ पर ये अपनी मौत मरा है, स्वाभाविक मौत, इसकी हत्या किसी ने नहीं की है। कई बार लोग सोचते हैं कि इसकी हत्या किसी ने की थी, तो इसकी मृत्यु हो गई 1030 में, ये बात याद है। गजनवी का समझे तो गजनवी के बारे में क्या इमेज आपकी बनती है? गजनवी की अभी कोई इमेज आपको बनानी नहीं है, हालांकि आप समझ गए होंगे गजनवी किस तरह का व्यक्ति था। पहले हम गौरी को पढ़ेंगे, फिर गौरी और गजनवी के बीच में एक कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि कभी भी दो व्यक्तियों की जब तुलना होगी तभी पता चल पाता है कि बेहतर कौन है, इंडिविजुअल की बात करने से कभी नहीं। समकालीन लेखक, सर विश्वासघात किसने किया था? नहीं, बहुत सारे लोग थे, एक कोई व्यक्ति नहीं था। और स्थानीय लोगों ने जानकारी लीक की कि किस तरह से सेनाएं आ रही हैं, और बोलते हैं कि अपनी सेना को पीछे रिजर्व में रख करके इसीलिए गजनवी लड़ा क्योंकि उसके पास सूचनाएं गई थी। भैया वो विश्वासघाती मुझको मिल जाना चाहिए। यहां से आएंगे समकालीन लेखक, मतलब गजनवी के समकालीन लेखक कौन है? नंबर 1 फिरदौसी, इसको बोलते हैं पूर्व का होमर। होमर होमर एक प्यारे बच्चे लेखक रहा है, और होमर की किताबें पढ़ता था सिकंदर, द ग्रेट अलेक्जेंडर। सिकंदर महान का नाम सुना है? सिकंदर के जो गुरु थे अरस्तु, अरस्तु ने कहा था कि सिकंदर अगर तुम दुनिया को जीतना चाहते हो तो तुमको होमर की जो इलियड पुस्तक है उसकी किताबें अपने पास रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक कविता थी, वो पोएट्री थी, और उसमें वीरता की कहानियां थी, वीरता के किस्से थे, वीरता के अगर हम बोले पद थे, उसको अपने साथ रखता था सिकंदर। तो जिस तरह से वीरता के ऊपर कहानी लिखी है यूरोप में होमर ने, उसी तरह पूर्वी, मतलब यूरोप के पूर्व में पड़ता है ना एशिया, तो एशिया में ऐसा एक लेखक हुआ है फिरदौसी, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्व का होमर। इसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। बहुत पूछी जाती है किस भाषा में लिखा गया शाहनामा को? ये लिखा गया इसमें आपका फारसी भाषा में। लिखवाई है गजनवी ने ही। गजनवी ने बोला कि कोई ऐसी पुस्तक लिखो जो मेरे बारे में हो और मुझे पढ़ के मजा आ जाए। लिखा गया, इतनी मोटी पुस्तक बनी है। गजनवी ने बोला फिरदौसी तू पागल है, इतनी बड़ी किताब मैं पढ़ूंगा, मैं मर जाऊंगा पढ़ते पढ़ते, इतना समय कहाँ होता मेरे पास। 3-4 बार में तो उसने किताब छोटी करवाई, तो एक रूप मिला, उसे बोला हाँ इसे पढ़ सकता हूँ, ये ठीक। तो किताब जब तैयार हो रही थी तो उसने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक शब्द के 1 दिनार दूंगा, मतलब गोल्ड कॉइन, और बाद में उसको वो दिनार नहीं देता, जीतल देता है। मतलब ऐसे समझो 100 रुपए देने का वादा था एक वर्ड के लिए और दे रहा है 1 रुपया। 1% ही तो दे रहा है, 99% की चोरी कर ली गजनबी ने। तो ये खफा हो गया फिरदौसी। फिरदौसी ने कहा हम देख, फिरदौसी ने इसके बारे में, क्योंकि इसके साथ था फिरदौसी, फिरदौसी ने इसके बारे में लिखना शुरू किया, पुस्तक कमियां बताई, इसका सब कुछ लिखा है, कितना नीच है, कितना हरामी शासक ये था, अब इसके बारे में लिख दिया। और तुम्हें पता है जब कोई रूलर होता है जिसकी दूर अरब क्षेत्र में ये थी कि गजनबी एक महान व्यक्ति है, तो इस्लाम जगत में इसको महान बताया गया उस समय, इस्लाम का प्रचार प्रसार ये कर, तो उन लोगों को जैसे ही इसकी हकीकत पता चली कि ये कितना नीच है, ये पुस्तक बहुत पढ़ी गई और इतनी फेमस हो गई ईरान में कि इसको एपिक ऑफ ईरान बोलते हैं, ईरान का महाकाव्य बोलते हैं। कई जगह अफगानिस्तान लिखा रहता है, वो गलत होता है। ये क्या है? ईरान का महाकाव्य। ठीक है, देखेंगे ध्यान, ईरान का महाकाव्य। कोई दिक्कत? अल बरूनी, और इसके बारे में याद रख लेना कि इसने जब लिखा तो प्रचलित हुआ। इसके लिए कहते हैं कि गजनवी एक लेखक का हमेशा कर्जदार रहा। ये लिखा है मिनहाज उस राज ने, उनकी पुस्तक का नाम है तबकात नासिरी, उसमें लिखा है। कहते हैं कि फिर इसके दरबारी लोगों ने बोला गजनवी से कि भाई हमारी बुराई चल रही है, जाके मनाओ उसको, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत है, लोग पसंद करते हैं फिरदौसी क्या लिखता है। वो एक गाड़ी भर के दिनार भेजी गई। जिस दिन वो गाड़ियाँ पहुंची दिनार से भरी हुई, उसी दिन मौत हो गई थी फिरदौसी की, और उसकी बेटी जो थी अकेली बेटी, उसने लेने से इनकार कर दिया। कहते कि सुल्तान हमेशा कर्जदार रह गया एक इसका कवि का। अल बरूनी, इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद, जिसने उस समय का इतिहास लिखा है। तारीख ए हिंद इसी पुस्तक को कहते हैं। और पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? वो अल बरूनी ही है। तो दिक्कत,
कुतुबी एक लेखक है जिसकी पुस्तक है किताबुल यामिनी, और वैहाकी है जिसकी किताब है तारीख ए सुबुक्तगी, ठीक है। और एक लिखना मिनहाज उस सिराज। चलो मिनहाज उस सिराज के बारे में जब बात करेंगे, जब हम इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। ये लेखक हैं, इनकी किताबों को महत्वपूर्ण मार्क करना, ये लगातार पूछी जाती हैं पेपर्स में कि आपसे पूछ लिया किताबुल यामिनी के लेखक कौन है। तो इनका वंश था गजनी, जिसको मैंने बोला था यामिनी वंश। तो यामिनी वंश के बारे में भी पुस्तक लिखी है उतबी ने। यानी वो ये 4 लेखक हैं जिनसे हमको गजनवी के बारे में काफी कुछ पता चलता है। सूरज सिंह चंदेल कह रहे हैं भैया जी गुजरात के शासक भीम द्वितीय था। बेटा वो प्रथम है जब गजनवी का आक्रमण हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको, भीम द्वितीय आएगा आपका, अभी आने दो गौरी को, तब बुलाएंगे, ठीक है। 1178 में बुलाएंगे, उस दूसरा होगा। कोई दिक्कत? बोलो भाई। वेरी गुड। पर चच कौन था? चच वो व्यक्ति है प्यारे बच्चे, सिंध की स्थापना की, जो शुरुआती व्यक्तियों में से था जिसने सिंध में लोगों को सेंट्रलाइज किया। हाँ बिल्कुल मिल सकती हैं ये किताबें विकास सिंह। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो बोलेंगे। सर प्राचीन भारत में मुस्लिम समाज नहीं था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं था। ये सभी धर्मों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब मुस्लिमों का उदय किस तरह से हुआ, कैसे सऊदी अरब से इसकी शुरुआत हुई, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोई परेशानी? इतनी बात समझ में आई गजनवी के बारे में सारी चीजें? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना? बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो मजा आएगा, मजा नहीं आ रहा इसका मतलब है कि इसका कुछ भी मतलब आप लगा। अब आता मोहम्मद गोरी, जिसका नाम है सिहाबुद्दीन। इसी मोहम्मद गोरी को हम मोहम्मद साम के नाम से जानते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया मोहम्मद साम कौन था, किसका नाम था? गौरी ही है। 1173 में इसको गौर प्रदेश मिला और 1206 तक गौर प्रदेश। गौर प्रदेश क्या था? गौर दरअसल में इनकी जनजाति को भी कहा गया। गौर प्रदेश जो अफगानिस्तान में था प्यारे बच्चे, वो इनको मिल जाता है। अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जैसे हम बात करें, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, क्योंकि इस वाले हिस्से पर देख पा रहे हैं आप, ये अखंड भारत है। अखंड भारत जिसका सपना आचार्य चाणक्य जी ने देखा था और उसको पूरा भी किया था। इस इंटू पे एक बार दिखा देना नवीन। तो देखो ये अफगानिस्तान वाला जो गौर प्रदेश था, यहां पर मोहम्मद गोरी कब शासक बना? 1173 में। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, भैया गजनवी की मौत हो गई थी 1030 में, उसके 150 वर्षों तक क्या हुआ? गजनी के बाद में एम्पायर टूट गया छोटे छोटे में। सिंध वगैरह बहुत सारे ऐसे शासक थे, जैसे चंदेल शासकों ने, जो आपका कन्नौज के पास जितने भी शासक थे उन्होंने वापस से, गुजर प्रतिहार शासकों ने वापस से, ठीक है, गुजरात के शासकों ने फिर से वापस से अपनी अपनी जगहों को, जैसे जैसे गजनी वंश कमजोर होता गया, वापस से अपनी शक्ति पे वो लोग आ गए। और लगभग 150 वर्षों में इस गजनी साम्राज्य सिमटते 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 यहाँ गौर प्रदेश में आकर के खत्म हो गया 1173 में। जैसे ही गजनी प्रदेश खत्म हुआ, गजनी वंश का खात्मा हुआ, तो मौका मिला मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी का बड़ा भाई दरअसल में गद्दी पे बैठा था गयासुद्दीन, और उसी ने गिफ्ट किया मोहम्मद गोरी यानी अपने छोटे भाई को। क्या? छोटे भाई को गिफ्ट के तौर पर, यानी मोहम्मद गोरी को तो गजनी गिफ्ट के तौर पर मिला था। तो कहने की बात है गजनी वंश के खात्मे के बाद में कौन आया? आपका मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी, गौर प्रदेश मिला। अब गोरी का भी मकसद क्या था? भारत पर आक्रमण। और ध्यान देना इस बात को, अब से पहले जितने भी लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ लूट करने के लिए आए, वो इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए आए। ये ऐसा कूटनीतिक व्यक्ति हुआ जिसकी वजह से प्यारे बच्चे भारत को विदेशियों का गुलाम बनकर के रहना पड़ा। ऐसी इसकी कूटनीति। ये वर्ष बहुत खतरनाक वर्ष है। यहां से लेकर के फिर 1947 की तरफ भारत जकड़ता चला। भारत पर पहला आक्रमण इसने मुल्तान पर किया। मुल्तान समझ चुके हो कहां पर? एक बार थम्स अप करें, क्योंकि मुल्तान पर आप लोगों भैया गजनवी ने भी आक्रमण किया था, लेकिन गजनवी लूट करके वापस चला गया। अब सब कुछ क्या है? इनको गौर प्रदेश मिला, तो इनको भी एक्सपेंड करना है अपने साम्राज्य को, और इसका तो उद्देश्य क्या है? साम्राज्य बनाना। मुस्लिम साम्राज्य बनाने के लिए ये प्रॉमिस कर चुका है कि एक मुस्लिम साम्राज्य बनाएंगे। अब तक ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब तक तलवार के दम पर धर्मांतरण कराया जा रहा था, अब तक उलेमाओं द्वारा शिक्षा देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा था, लेकिन अब तक किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक परमानेंट इस्लामिक राज्य की स्थापना होनी चाहिए। वो थॉट प्रोसेस पहली बार आया किसके? गोरी के माइंड। तो 1175 मुल्तान में इसने करमाती जाति पर यहां हमला किया, और सिया बौद्ध हुआ करते थे, जैसे सिया और सुन्नी मुस्लिमों में होते हैं, सिया बौद्ध हुआ करते थे, एक प्रजाति थी बौद्धों की, उसको नष्ट कर दिया। बोला सब इस्लाम जो स्वीकार नहीं करेगा उसकी गर्दन काट दी। तो बहुत बार पूछा था गौरी का पहला आक्रमण कहां? मुल्तान पर 1175। अब गौरी भी क्या सोच रहा है कि जैसे जैसे गजनवी ने भारत में आगे बढ़ा था, गजनवी कहां आया था? पहले मैंने क्या बोला था? वो आपका इधर पाकिस्तान सिंध विंध इन सबको करते हुए गजनवी मुल्तान भी गया था, तो ये भी मुल्तान गया। मुल्तान के बाद गजनवी कहां? इस मुख्य भारत में कांगड़ा की तरफ गया था। अच्छा, अब ये भी क्या सोच रहा है गौरी भी कि मैं भी मुल्तान से अब चल दूं किधर? मुख्य भारत की तरफ। और इसने टारगेट बनाया इधर आपका गुजरात में। इसने सुना गुजरात में एक बहुत समृद्ध सोलंकी वंश का राज चल रहा है, क्योंकि गजनवी ने भीम प्रथम को कब हराया? जब सोमनाथ का आक्रमण हुआ।
सोमनाथ का आक्रमण जानते ना, तो जो गौरी का कब था आपका 1025 में 16वां आक्रमण। तो उसने सोचा कि भाई हमारे लोग पहले आके जीत के चले गए, अब भी जीत के चले जाएंगे। लेकिन तस्वीर इस बार बदल चुकी। अब भीम प्रथम की जगह भीम डबल थे। कौन? भीम डबल। अब समझो, 1178 पाटन गुजरात पर दूसरा आक्रमण किया गौरी ने, जिसमें इसे भीम द्वितीय और इनके दूसरे भाई थे मूलराज द्वितीय। ठीक है, भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने इसको क्या करा, गौरी को बुरी तरह हराया। भीम द्वितीय ये छोटा भाई था, छोटा भाई, और मूलराज द्वितीय ये बड़ा भाई था। क्या बोलोगे? ये एक बड़ा भाई था। ठीक है, भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था। नायिका देवी मूलराज द्वितीय की मां थी, मूलराज द्वितीय की मां थी। अच्छा, नायिका देवी के पति का नाम आपको पता होना चाहिए। नायिका देवी जी के पति जो थे, और ये एक ऐसा नाम है जो इतिहास में ना के बराबर पढ़ाया जाता है। नायिका देवी जी के पति का नाम था अजय पाल सिंह। सोलंकी वंश से, राजपुताना से संबंध रखती थी अजय पाल सिंह। और अजय पाल सिंह 1171 से लेकर के 1175 तक शासन में रहे। 1175 में अजय पाल सिंह जी की मौत हो गई थी। अब ध्यान से सुनना, 1175 में जब अजय पाल सिंह जी की मौत हो गई तो इनके बच्चे ये छोटे छोटे थे, भीम द्वितीय और मूलराज सेकंड, ये वयस्क नहीं थे। तो इनकी मां इनकी संरक्षिका बनी, क्यूरेटर बनी। जब बच्चा छोटा होता था तो गद्दी पर बच्चा तो डिसीजन नहीं ले सकता, और खतरा भी बना रहता है कि कोई कहीं गद्दी को अपने अधीन ना कर ले, गद्दी को कोई अपने अधीन ना कर ले। तो इसीलिए ये संरक्षिका बनी नायिका देवी। और हाथ जोड़ के नमस्कार कर लो, महान महिला। गौरी का संदेश आया, गौरी ने संदेश भेजा कि नायिका देवी इस राज्य की प्रत्येक महिला, प्रत्येक कन्या, इस राज्य का सारा धन 2 दिन के अंदर हमको सुपुर्द हो जाना चाहिए, अदरवाइज मोहम्मद गोरी एक बहुत बड़ी सेना के साथ कूच करके आक्रमण करेगा। चिट्ठी खोली गई और पढ़ी गई पूरे दरबार के बीच में। एज्यूम कर सकते हो आप, नायिका देवी के सामने चिट्ठी को पढ़ा गया, नायिका देवी ने कहा मंजूर है। दरबार में एकदम से हलचल हुई, ये क्या कह रही हैं आप? ने बोला ये एक चाल है, अब नजदीकी लोगों को कहीं खबर, देखो ऐसे युद्ध, ये कूटनीति है। भरे दरबार में इसलिए बोला कि लोगों को ये जो मैसेज है ये कहीं गोरी के पास में चला जाए कि वो चाल चले। अपने नजदीकी लोगों से मीटिंग की, 200 लोगों को सेना में शामिल कर दिया गोरी की में, कि करके किसी तरह से गोरी के कैंपों में रात को शामिल हो जाओ भेष बदल करके, और आओ उनके साथ। कनेक्टिविटी बना ली, वहां के मैसेज इधर आते रहे। अपने यहाँ की जितनी कन्याएं थी, महिलाएं थी, उनको पड़ोसी अपने यहाँ भेज दिया, पड़ोसी राजाओं के यहाँ सुरक्षित करके। इतना तकड़ा युद्ध ये हुआ था ना भारतीय इतिहास का, कि मोहम्मद गोरी अपने शिविर से जैसे ही चला, कहते कि नायिका देवी ने आक्रमण, और इतना भीषण आक्रमण किया कि इस युद्ध में आमने सामने थी मोहम्मद गोरी के नायिका देवी तलवार लेकर। और आप लोग इसके बारे में मिनहाज उस राज खुद लिखता है इतिहासकार कि मोहम्मद गोरी को नामर्द कर दिया गया। नामर्द समझ रहे हैं आप? नायिका देवी ने कुछ इस तरह से तलवार चलाई कि आप समझ सकते। और इसकी खबर कहते हैं कि जब वापस मुल्तान पहुंचा तब जाकर के उसको पता चला, काम खराब हो गया। कहते हैं कि मुख्य भारत की भूमि पर आपका मोहम्मद गोरी अगले 13 सालों तक नहीं आया। 1178 के बाद 1191 में आया, मुख्य भारत की भूमि, आज के वर्तमान पाकिस्तान वाले में आया नहीं। थानेश्वर वो 1014 डेट गलत होती है। बेटा तुम लोग यार अच्छे बच्चे नहीं हो, फिर आप लोगों के आंसर मैं नहीं दूंगा। अवधेश मौर्य आप 1014 लिख रहे हैं। गूगल पे मैं आपको कहता हूं कि गूगल पे आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। मैं गजनवी के पिताजी का नाम गूगल पे जाकर के नवीन शर्मा लिख सकता हूं, एक पेज में क्रिएट कर सकता हूं। गूगल वेरीफाइड नहीं करता है, गूगल पे पता नहीं क्या मिलेगा। फिर आप कहेंगे ढूंढेंगे कहाँ, क्यों रिसर्च करनी है? मैं कह रहा हूँ कुछ करना ही नहीं। मूर्ख हो। ठीक है, भाग गया गोरी। ये याद रखेंगे, नायिका देवी जी को आप कभी नहीं भूल सकते हैं। आगे चलेंगे, इनकी राजधानी याद कर सकते हैं आप। यहाँ पर चालुक्य वंश की कैपिटल क्या थी ये पूछा जाता है, तो सोलंकी वंश था ये। चालुक्यों में कौन सा वंश था? ये सोलंकी वंश था, जिसने इतना महान काम किया। और कैपिटल थी इनकी अनहिलवाड़, अनहिलवाड़। ठीक है, इतनी बात में कोई परेशानी? आगे चले। नेक्स्ट, 1179 में इसने कश्मीर और सिंध को जीता, मतलब भारत में ऊपर ऊपर रहा, मुख्य भारत पर नहीं आया। 1186 में इसने पंजाब जीता, तो आप सीमाएं सोच सकते हैं, ऊपर जीता, पंजाब जीता, लेफ्ट वाला पाकिस्तान वाला पंजाब जीता। 1191 में इसने तराइन का प्रथम युद्ध किया। अब 13 साल हो चुके थे गुजरात वाली घटना को, तो मुख्य भूमि में, समतल भूमि में प्रवेश करके 13 साल बाद हिम्मत करके। ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चा बड़ा कमाल है, अंजलि गुप्ता कह रही है सर नायिका देवी कौन थी? नायिका देवी बेटा आपकी दादी माँ है। दादी जी, आपको गर्व करना चाहिए जब आप क्लास में ध्यान नहीं लगा रहे हैं। चलो छोड़ो, आपका जवाब क्यों? अच्छे बच्चे को डिस्टर्ब, कोई जवाब नहीं देंगे किसी का, आप कुछ भी लिखते रहे। ध्यान से आएंगे, तराइन का प्रथम युद्ध गोरी और पृथ्वीराज चौहान। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है, अब बच्चे कहते हैं भैया बहुत सारे युद्ध पानीपत में क्यों होते? ये 3 ही तो हुए, तराइन में भी 3 ही हुए। भारत में हजारों युद्ध हुए हैं और अलग अलग हुए। ऐसा नहीं था कि भारत में 6 युद्ध हुए, तराइन और पानीपत। तब आप पूछ सकते थे। मैंने देखा किसी को कह रहा था कि तुम्हें पता है सबसे बड़ा कारण क्या है कि वहाँ पानीपत में युद्ध क्यों हो रहे थे? एक तो स्पेस था वहाँ, और एक सीमाएं मिलने के बाद में सबसे अच्छी भौगोलिक स्थितियाँ वहीं थी युद्ध होने की, समतल वहीं था। ऐसा नहीं था युद्ध हर जगह हुए, भारत के हर कोने पर युद्ध हुए। ये देखो ध्यान से,
पृथ्वीराज चौहान, जिनको राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जानते हैं, और उम्मीद करूंगा शायद एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिनको पृथ्वीराज चौहान जी का नाम नहीं पता हो। नहीं पता हो तो भारत का गौरव है। इस युद्ध में क्या हुआ? गोरी की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र हैं चंद्रबरदाई। मैं इनके बारे में बताऊंगा अभी पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र कौन थे? चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि पृथ्वीराज चौहान जी की विशेषताओं के बारे में एक पुस्तक लिखी गई। यहीं से कहानी शुरू होती। ठीक है। कब हुआ तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 में। गोरी और पृथ्वीराज चौहान। जीत किसकी होती है? पृथ्वीराज चौहान जी की जीत होती है। आगे चले। दूसरा युद्ध हुआ तराइन का 1192 में, और गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान ही हुआ। इसमें लेकिन गौरी की जीत हो गई और अजमेर मिला चौहान जी को। तो दो युद्धों के वर्ष एक तो माइंड में आ गए, फिर हम चीजों को समझते हैं। 1191 में जैसे ही गोरी ने सपना देखा भारत को जीतने का, तो फिर से गोरी हारा। तो इतिहासकार फरिश्ता का कहना है कि 1191 में ऐसी हालत गोरी की हो गई कि एक वर्ष तक गोरी ने कपड़े नहीं बदले। क्या आप गोरी का एक जुनून समझ सकते हो? गोरी, मैं आपसे कहूं तो एक महत्वाकांक्षी और एक ग्रेट शासक था। मतलब एक लीडरशिप जो होनी चाहिए ना, वो गोरी के अंदर थी। गोरी ने एक साल तक अपने कपड़े नहीं बदले। बोला पहले इस हार का बदला। कहते ना के बराबर चीजें गोरी ने खाई। गोरी के दिमाग में सिर्फ एक चीज थी कि वापस जाकर के दोबारा से फिर से जाकर के तराइन लड़ना है। ठीक है। तो दिल्ली के पास मैदान था, हरियाणा में स्थित है। तो इस वाले युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब यहां दो कहानियां चलती हैं। एक कहानी है जो चंद्रबरदाई ने लिखी है, जिसको आज के मैक्सिमम इतिहासकार क्या है, झूठ मान चुके हैं। और सबसे पहले 69 चैप्टर की ये बुक थी, और लगभग ये आपका मोहम्मद गोरी के इस आक्रमण से पहले लिखी गई थी, और इसको बाद में चंद्रबरदाई का जो लड़का था जलहन, उसने पूरा किया था। तो 69 चैप्टर की इस बुक को बहुत सारे इतिहासकारों ने अप्रमाणिक बोला, मतलब ऑथेंटिकल नहीं मानते। ऑथेंटिकल क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसकी बहुत सारी चीजें जो उसमें लिखी हुई हैं, कि चंद्रबरदाई कहते हैं कि आई एम ए फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज चौहान, वो थे, लेकिन फिर कहते हैं कि उनकी बहुत सारी चीजों के बारे में गलत लिखा है, जिनको आज देखें तो कुछ नाम, कुछ रिश्ते वो गलत लिखे हुए। तो बोलते हैं कि ये या तो वो चंद्रबरदाई वाली पृथ्वीराज रासो नहीं है, इसमें छेड़खानी हुई है, या फिर वो लिखा ही गलत था। तो बहुत सारे इतिहासकार चंद्रबरदाई की कहानी नहीं मानते। चंद्रबरदाई की कहानी कहती क्या है पृथ्वीराज रासो? वो कहती है कि पृथ्वीराज चौहान जी को जब बंदी बनाया गया तो मित्र चंद्रबरदाई भी साथ साथ चले गए। बंदी बनाया गया, बहुत अत्याचार किया गया पृथ्वीराज चौहान जी को ले जाकर के अफगानिस्तान। वहां उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। फिर कहते हैं कि चंद्रबरदाई ने विश्वास जीता मोहम्मद गोरी का, और एक दिन ले आया उनको दरबार में, सभा में, जहां पर बंदी बना के रखा हुआ था पृथ्वीराज चौहान जी को। फिर उसने वो शब्दभेदी बाण वाली बात बताई। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जी शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। जो बच्चे शब्दभेदी बाण नहीं जानते हैं वो ये बात समझे कि शब्दभेदी बाण का मतलब था कि उसको शब्द को टारगेट, जहां कहीं से शब्द आए तो उसको टारगेट बना के उसको मारा जाता था। और उसी के लिए स्टेटमेंट है जो दिया भी था। क्या बोलेंगे? बिल्कुल। तो वो ऐसी स्थिति पर आ गया कि उस स्थिति के बारे में, जिस स्थिति के बारे में प्यारे बच्चे ये भी कहा जाता है कि भाई अब ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि चंद्रबरदाई ये मैसेज दे रहे हैं पृथ्वीराज चौहान को कि तुम्हारे सामने है गोरी, उसको मार दो। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता ऊपर है सुल्तान, मत चूको चौहान। मतलब सुल्तान ऊपर बैठा हुआ है और उसको दूरी बता रहे हैं, कितनी दूरी है कि शब्दभेदी बाण चला दो। कहते पृथ्वीराज चौहान जी ने शब्दभेदी बाण चलाया और मौत हो गई किसकी? गौरी की। लेकिन बहुत सारे आधुनिक इतिहासकार इसको गलत मानते हैं। माना जाता है कि यहां पर संधि हुई और अजमेर मिला पृथ्वीराज चौहान जी को, लेकिन यहां पर पृथ्वीराज चौहान जी ने जैसे ही वापस प्रयास किया अपने साम्राज्य को पाने के लिए, तब इनको बंदी बना करके ले जाया गया कहां? आपका अफगानिस्तान। और वहां पर फिर इनके साथ में जाति की तो दिक्कत इस बात में समझ पा रहे हैं आप मैं आपको क्या समझा रहा हूं? नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान जी है कौन, इनके बारे में ध्यान से देख लेना। देखो जो दिल्ली है आज, आधुनिक दिल्ली को आप जानते ही हैं। दिल्ली जिसका नाम ढिल्ली का पुरी था, पुराना नाम था, इसको बसाया था अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर जो पृथ्वीराज चौहान जी के नाना है। कौन है ये? नाना थे इनके। और 2 ही बेटियां थी इनके, कोई पुत्र नहीं था। तो 2 बेटियों में से एक बेटी का पुत्र है पृथ्वीराज चौहान, और एक बेटी का पुत्र है जयचंद। जयचंद सुना है तुमने, जिसको गद्दार की संज्ञा दी जाती है। दरअसल मुझसे भी बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जयचंद ने गद्दारी नहीं की, सिर्फ साथ नहीं दिया पृथ्वीराज चौहान। समझ रहा? तो अनंगपाल तोमर कौन है? जिन्होंने दिल्ली बसाई थी। इनके कोई बेटा नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के पिता थे सोमेश्वर सिंह चौहान। इनकी प्रेमिका थी संयुक्ता या संयुक्ता। इतिहास मतलब इसका नाम लेता है, ये नाम लिया जाता है इतिहास में कि भाई अगर हम बात करते हैं, वो भी मैं किस्सा सुनाऊंगा आपको दरअसल में क्या था। अच्छा, सोमेश्वर सिंह चौहान जी की बात करें तो ये गद्दी पर रहे आपका 1169 से लेकर के 1177 में। सोमेश्वर सिंह चौहान, चौहान वंश के शासक। तो सोमेश्वर सिंह चौहान जी के बाद में 1177 में गद्दी पर कौन आए? आपका पृथ्वीराज चौहान। इनकी माता का नाम भी प्यारे बच्चे, जो बच्चे ना जानते हो, इनकी माता जी का नाम भी जाने। माता जी कौन थी? कर्पूरा देवी। भारत के गौरव है, इनके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को इतनी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा साइड के शिकार बच्चे ना बनना दोस्त,
पता चले आप क्या जानते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ इंस्टाग्राम चलाना। ऐसे बच्चे आप ना बनो, ठीक है? कोई दिक्कत? भैया जी अलाउद्दीन भी पृथ्वीराज चौहान जी से जुड़े थे? नहीं, पृथ्वीराज चौहान जी से अलाउद्दीन नहीं जुड़े। मैं अभी आपको बताऊँगा अलाउद्दीन के बारे में। चलो बे, भैया जी एक आला है, उसमें नाम आता है, वो कौन? अभी बताएँगे। अरे तुम तो मतलब तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पे नहीं है, कमेंट लिखने में है। जो कमेंट लिख रहा है, मैं बताता हूँ इतिहास को बहुत अच्छे से वो बच्चा समझ पाएगा जो शांत होके सुन रहा होगा। ये लिख रहे हैं जिनके अंदर कुछ भी लिख रहा है, आला लिख रहा है कोई कुछ, मैं नहीं मानता कि आप पेन लिख के लिखा करो। आपके दिमाग में आया कोई चीज़? बेस्ट स्टूडेंट होता है वो अपने डाउट को इधर किनारे पे लिख लेता है और उसके लिए सर्च करता है। ये असली छात्र की पहचान। कमेंट में नहीं लिखना, आपने कागज़ पे लिखो, बोलो इसके बारे में जानना है, ये मेरे दिमाग में आ रहा है, ये जानना चाहिए। चंदावर का युद्ध हुआ है 1194 में, ये गोरी और जयचंद के बीच में हुआ और जयचंद है गेहड़वाल वंश कन्नौज प्रशासक, इसमें भी गोरी की। तो पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जान के कहा कि चौहान वंश के शासक थे, पिता सोमेश्वर सिंह थे। 1170 तक वो गद्दी पर रहे। तो गद्दी पर 1170 में जब पृथ्वीराज चौहान बैठे थे तो ये 17 साल के थे। कब बैठे गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान? 1177 गद्दी पर। और गोरी से इनका आक्रमण कब हुआ है? 1191। तो कितने साल के हैं ये बताएंगे? यहाँ ये 17 ईयर्स के थे। फटाफट से बोले तो क्या कहोगे भैया? 87 4 31 साल के। 31 साल के पृथ्वीराज चौहान जी की प्रसिद्धि इतनी थी तो ये सुंदर बहुत थे। एक दिल्ली के आसपास जितना भी इलाका था, राजस्थान तक, एनसीआर जिसको हम बोलते हैं, सिर्फ एक बात होती थी, पृथ्वीराज। और पृथ्वीराज चौहान, यहां ध्यान रख देना आप इस बात पर, पृथ्वीराज चौहान जी की इसी वीरता पर मोहित हो गई संयुक्ता या संयोगिता, जो कौन थी? इस जयचंद की बेटी है। जयचंद कन्नौज की कौन है वो? जयचंद जो गेहड़वाल वंश का है वो बेटी है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कन्नौज, और इधर क्या आपका दिल्ली, आज के वर्तमान मैप से ही अच्छा ध्यान दे रहे होंगे, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी बहुत अच्छे से, इसलिए कहते हैं इतिहास एक, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे बोरिंग भी वही है। ये दिल्ली हो गया, यहाँ पृथ्वीराज चौहान है, और इधर कौन हो गए आपका? इधर हो गया आपका जयचंद। जयचंद की पुत्री है कौन? संयोगिता। संयोगिता प्यार कर चुकी है, दिल दे बैठी है किनको? पृथ्वीराज जी को। कह रही है मुझे शादी किससे करनी है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से करनी है, थर्ड से। अब जयचंद क्यों शादी नहीं करने दे रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि ये एक एक बहन के हैं। एक बहन का पुत्र है पृथ्वीराज चौहान, दूसरी बहन का पुत्र है जयचंद। जो नाना थे इनके अनंगपाल तोमर ने, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो उससे बहुत ज्यादा चिढ़ है जयचंद को कि मुझे क्यों नहीं मिला, इसलिए रिश्ता नहीं बना रहे। और राजघरानों में ऐसे रिश्ते होते थे, तो इन्होंने मना कर दिया। तो जयचंद ने क्या कर दिया कि स्वयंवर तय कर दिया किसका? संयोगिता का, कि कुछ राजकुमार आएंगे, तुम अपने राजकुमारों में से किसी एक राजकुमार को चुन लो और उसी के साथ तुम जाओगे। और सबको न्योता दिया स्वयंवर में, पृथ्वीराज चौहान जी को इनवाइट नहीं किया गया, और गेट पर पृथ्वीराज चौहान जी का एक डमी पुतला बनाया गया, ऐसे तलवार लेकर। जितने भी राजकुमार आए सब हंसे, हा हा हा, पृथ्वीराज चौहान गेट पर ड्यूटी दे रहे हैं, मतलब उपहास उड़ाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए पुतला बनाया गया। अब ये पुतला बनाया गया तो सभी हंस रहे हैं, लेकिन सच में उनको पता थी। जैसे ही स्वयंवर चल रहा था, कहते स्वयंवर में उसी पुतले को माला पहना दी। प्रेम प्यार देखो तुम संयोगिता का, पुतले को माला पहना दी, और पृथ्वीराज की एंट्री होती है खीरों घोड़े पर, संयोगिता को लेकर के वो फिर तुम पार। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, यही कारण था कि जयचंद जो है उसने साथ नहीं दिया था किनका? पृथ्वीराज चौहान जी का, जब गोरी से युद्ध हुआ द्वितीय, क्योंकि गोरी बहुत तैयारी से आया था। अब युद्ध नहीं हुआ तो यहाँ पर भारतीय राजाओं की कमी सामने आती है। कमी ये सामने आई कि ये खुद को अलग अलग रखते रहे कि मेरा क्या मतलब, मैं इसका सहयोग क्यों करूं, मैं इसकी मदद क्यों करूं, क्योंकि जयचंद को नहीं पता था कि आफत एक दिन तुम्हारे ऊपर भी आएगी। तो 2 साल बाद ही वो आफत किसके ऊपर आई? वो जयचंद के ऊपर आई, कन्नौज में, क्योंकि जब दिल्ली वाले क्षेत्र को जीत लिया गौरी ने, तो इसके बाद कन्नौज मथुरा वाले एरिया को इसको टारगेट बनाया उसने सारे को, और 1194 में इसको भी गौरी ने जीत लिया। वो दिक्कत इस बात में आगे। मोइनुद्दीन चिश्ती तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ आए, जो कि सूफीवाद के प्रवर्तक थे भारत में। मोइनुद्दीन चिश्ती नाम सुना है आपने? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ में क्या है? दरगाह है, बहुत प्रसिद्ध दरगाह है भारत की। दरगाह कहाँ है? अजमेर शरीफ। अजमेर शरीफ कहाँ? राजस्थान में। अब ये सूफी लोग जो थे, ये संत लोग थे। अब ये सूफीज्म क्या है, सूफीवाद क्या है, ये समझे। मुसलमानों के 2 पक्ष हैं प्यारे बच्चे, एक शिया और एक सुन्नी। सुन्नी वो लोग हैं जो मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं, और शिया वो लोग हैं जो मोहम्मद साहब के दामाद अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं। तो इन दोनों मतों के बीच भी कॉन्ट्राडिक्शन, शिया और सुन्नी के बीच भी झगड़ा है। तो जो सूफीवाद था उसका काम था कि शिया और सुन्नी के बीच जो झगड़ा है उसको हम खत्म करें, और बीच का जो गैप है उसको खत्म करें। तो सूफीज्म की स्थापना क्यों हुई? कभी भी आपके लिए प्रश्न आया सूफीवाद क्यों स्थापित किया गया था, तो आप क्या बोलेंगे कि शिया और सुन्नी के मतभेदों को कम करने के लिए। कोई दिक्कत इस बात में? वेरी गुड। गौरी जो है, गौरी सुन्नी शासक था। चिश्ती अच्छा लिखा हुआ है, चिश्ती अजमेर राजस्थान में रहते थे, यहीं पर दरगाह है अजमेर शरीफ मोइनुद्दीन।
मोहम्मद गोरी ने चंदावर युद्ध के बाद देवी लक्ष्मी के सिक्के चलवाए। बड़ा गजब काम किया इसने, इंटेलिजेंस का काम था। और समझना, एक शासक कितनी बुद्धि का प्रयोग करता है, राजा बनने के लिए आपको कितनी चीज़ों का संतुलन बनाना पड़ता है। आप कहेंगे भैया ये तो मुस्लिम शासक है, फिर ये देवी लक्ष्मी के सिक्के क्यों चलवा रहा है? कहते हैं कि भाई आपको कोई प्रयास करना है, आपने वो प्रयास शुरू कर दिया। अगर उसके बारे में लोगों को पता चल जाता पूरे हिंदुस्तान को कि ये जो लोग आए हैं, ये अब मुस्लिम साम्राज्य यहाँ स्थापित करने आए हैं। क्योंकि अभी तक लोगों को मैसेज किया था कि इससे पहले जो है वो लूट के चले गए, गौरी भी चला जाएगा वापस। लोगों का ये मानना था। तो यहाँ तक आते-आते जब ये लगातार युद्ध लड़ रहा था, तो लोगों में ये धारणा बनने लगी कि गौरी यहाँ ठहर सकता है। ऐसी आवाज़ें उठने लगी कि भई अब से एक सेंट्रल लीडरशिप होनी चाहिए जो गौरी से भिड़े जाकर के। तो यहाँ पर गौरी ने ये सिक्के चलवाए और बोला कि ये सिर्फ़ व्यवस्था परिवर्तन है, ये धर्म की लड़ाई नहीं। ये मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ़ एक व्यवस्था परिवर्तन है, यानी सत्ता अब मेरे पास आई है, बाकी कोई अंतर नहीं है। ठीक है? और इन्हीं सिक्कों पर उसने अपना नाम मोहम्मद शाम लिखवाया। अब आप कहेंगे भैया आपने एक चीज़ बताई मोहम्मद शाम सिक्के के लिए कि उसने अजमेर दे दिया था पृथ्वीराज चौहान जी को शासन करने के लिए। जी हाँ, उसके सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद शाम और पृथ्वीराज चौहान भी लिखा हुआ मिलता है। अगर पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया गया होता तुरंत, तो उनके नाम का सिक्का दूसरी साइड पे क्यों ही चलवाता गोरी? इसका मतलब कुछ समय तक उन्होंने शासन किया। ये उसके बारे में एक स्पष्ट सबूत है। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे चलें? आगे ऊपर लिखेंगे संजय, संजय का कोर्स बंद करें और संजय के हाँ, कोर्स ब्लॉक कर दें इनको। मुझसे बात करें तब ओपन